हाय, दिस इज विनय कुमार और आप देख रहे हैं अंश केमिस्ट्री क्लास। अंश केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने शुरू की है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और उसी के अंतर्गत आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र या इनमें से कोई। तो आपको पता ही होगा कि ध्रुव और मुख्य फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। आइए इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस अध्याय में हम लोग दो तरह के दर्पण पढ़ते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दर्पण एक कांच का खोखले गोले का कटा भाग होता है और उस कटे हुए भाग पर जब उभरी हुई सतह पर पारे अथवा कलई का लेप कर दिया जाता है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जब कलई दबे हुए तल पर की जाती है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो ये हमारे दो दर्पण होते हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुव परावर्तक तल, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही दर्पण में परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में ध्रुव परावर्तक तल ये रहा, इधर की साइड परावर्तक तल लगाया तो उसका मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहा कहलाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? दर्पण दो प्रकार के पढ़ने हैं आपको, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा होता है कि जब खोखले गोले के बाहरी तरफ उभरे हुए तरफ कलई की जाती है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण जब कलई दबे हुए सतह पर की जाएगी, दबे हुए तल पर की जाएगी और परावर्तन बाहरी तल से होगा तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। अच्छा, ध्रुव परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अब बात करते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होगा? मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है। दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। पहचान लिया होगा। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं, P से दर्शाते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र
गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से उत्तल दर्पण में भी ये गोलीय दर्पण किसी न किसी कांच के खोखले गोले का कटा भाग होगा, उस गोलीय दर्पण उस खोखले गोले के केंद्र को इस गोलीय दर्पण का उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहेंगे। इसे कैपिटल सी से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से ये उत्तल दर्पण है, वक्रता केंद्र ये रहा, ध्रुव ये रहा, तो वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। अब हम पढ़ रहे थे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वह जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए यह अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में कोई किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इधर परावर्तन हुआ, परावर्तन होने के बाद वो इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर निकलेगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे, इसे एफ से डिनोट करेंगे। ठीक उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के जब भी कोई प्रकाश किरण समांतर आती है तो समांतर आने के बाद जिस बिंदु से आती हुई, अब इधर कलई कर रखे तो अंदर तो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ खड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो उसे ये लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण यहाँ से नहीं आ रही, ये आपको मालूम होगा प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है, तो यहाँ से जब खड़ा होकर व्यक्ति देखेगा तो उसे यह प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से आ रही है, तो उसे आभास होगा। रियलिटी में ऐसा नहीं होता लेकिन उसे आभास होता है कि प्रकाश किरण जो है वो एफ से आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, और उत्तल दर्पण में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है प्रकाश किरण उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं यार। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है भाई? मुख्य इस अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र सी और दर्पण का ध्रुव, इन दोनों की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा की बात कर रहे हैं तो वक्र मुख्य दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिख रहा हूं, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा बात करें तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र इनके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ आ गया होगा। वक्रता केंद्र भी मैंने आपको बता दिया। वक्रता केंद्र क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको मैं यहां लिख रहा हूं। वक्रता केंद्र गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या दोनों की परिभाषा है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता है। ये जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो किसी न किसी दर्पण से काट कर बनाए जाते हैं। लाइक ये एक कांच का खोखला गोला था, इस गोले को हमने एक तरफ से काट दिया तो ये क्या बन गया, ये एक गोलीय दर्पण बन गया। अब इस दर्पण के हमने एक भाग पर या तो हम अंदर की तरफ कली करेंगे या बाहर की तरफ कली करेंगे। तो जिस तरफ कली करते अगर कली बाहर की जाती है तो वो अवतल दर्पण कहलाता है, और कली अगर अंदर की जाएगी तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का दूसरा प्रश्न। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मैंने आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? मुख्य फोकस से लेके दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ये रहा हमारा दर्पण। अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण ये रहा आपका मुख्य अक्ष, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रहा वक्रता केंद्र सी, जिसे सी से नोट करते हैं वक्रता केंद्र को। और ये रहा मुख्य फोकस एफ, इसे एफ से नोट कर देंगे। ध्रुव को पी से नोट करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। तो हमारा प्रश्न है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो याद रखिए वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी गुणा 2 गुणा फोकस दूरी। और इसी से बन जाता है कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इससे कई सारे प्रश्न होते हैं और पेपर में अक्सर करके इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये याद रखना कि वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं और फोकस दूरी कैसे आते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा कि वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो याद रखिए बता दिया कि वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं। वक्रता त्रिज्या होता है 2 गुणा फोकस दूरी। तो 2 इंटू फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। इसको याद रखने का सिंपल वे है, याद रखना
कि फोकस दूरी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। सिंपल ट्रिक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं ट्रिक है, इसको याद रखने का। कैसे याद रखना है कि जब भी आपसे फोकस दूरी पूछे जाएगा तो जो भी वैल्यू दी जाएगी आपको, उसको आपको आधा कर देना है। और अगर आपसे वक्रता त्रिज्या पूछी जाती है तो जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी उसका दोगुना कर देना है। तो सिंपल क्या रखना है कि फोकस दूरी कैसी होती है, फोकस दूरी हाफ होती है और वक्रता त्रिज्या कितना होता है, वक्रता त्रिज्या दोगुनी, वक्रता त्रिज्या को दोगुनी करना है। सिंपल है, जैसे मैं बात करता हूं, मैंने कोई भी दर्पण है और मैंने कहा कि उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितनी होगी, तो फोकस दूरी क्या करना है, हाफ कर देना है। तो फोकस दूरी कितनी होगी, 15। और मैंने कहा कि कोई दर्पण है, उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, फोकस दूरी को हाफ कर दो, कितना हो गया, 4। मैंने कहा अगर कोई दर्पण है उसकी फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, उसका जस्ट क्या करना है, दोगुना कर देना है। तो कितना होगा भाई, 30 सेंटीमीटर बाकी उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारा जो प्रश्न था कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी। इसे आप नोट कर लीजिए। और हम चलते हैं हम आज के अपने तीसरे प्रश्न। तो हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का तीसरा प्रश्न कि मोटर वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि जो भी वाहन होते हैं, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे किसी की बाइक हो, पीछे का दृश्य देखने के लिए एक ड्राइवर की सीट के बगल में एक दर्पण का उपयोग किया जाता है। और वो दर्पण कौन सा होता है, वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग करने का एक कारण है, कारण यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहला कि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है। दोनों कंडीशंस हैं कि जो दर्पण होगा, ड्राइवर की सीट के बगल में दर्पण लगा होता है, पीछे रखी हुई वस्तु या ट्रैफिक जो भी पीछे का देखना होता है वो दर्पण में सीधा दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर खड़ा है, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो ये प्रतिबिंब कौन सा हुआ, क्या ये प्रतिबिंब अवतल होगा, क्या ये प्रतिबिंब उत्तल होगा, और क्या ये प्रतिबिंब समतल होगा। आपकी थोड़ी नॉलेज बता दूं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कौन सा होता है। अवतल दर्पण में हमारी 6 स्थितियां होती हैं, उनमें से एक स्थिति ऐसी होती है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस एवं ध्रुव P इनके बीच में रखी होती है, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो भी सीधा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा। और समतल दर्पण भी एक ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि व्यक्ति खड़ा हुआ है किसी दर्पण के किसी भी दूरी पर खड़ा हुआ है दर्पण के सामने, और उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो सदैव सीधा बनने वाली स्थिति तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा
समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, क्योंकि ये दोनों ही दर्पण ऐसे हैं जिनके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। समतल दर्पण की कुछ मुख्य बातें, विशेष बातें। पहली बात कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, पहली बात। दूसरी बात कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होगा। तीसरी बात कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई, दोनों ही लंबाई आपस में बराबर होती है। कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है और वस्तु जो उस दर्पण के सामने रखी हुई है, दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। दूसरी बात, दर्पण से वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों ही दूरी आपस में बराबर होती है। यानी कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। अगली बात करें तो समतल दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की, या हम बात करें रेखीय आवर्धन, उस प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, क्षमता, दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता। तो समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता का मान होता है 1। क्यों? क्योंकि रेखीय आवर्धन क्षमता होती है प्रतिबिंब की लंबाई, बटे वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों ही लंबाई में समतल दर्पण में बराबर होती है, जिसकी वजह से समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता का मान सदैव 1 होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं समतल दर्पण से रिलेटेड। दोबारा बता रहा हूं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, उसमें प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दोनों ही लंबाई आपस में बराबर होती है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान सदैव 1 होता है, क्योंकि रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, दोनों लंबाई आपस में बराबर होती है, इसलिए इनका मान सदैव 1 ही आएगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कुछ भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है जो आपको मुझसे पूछना हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अवतल दर्पण द्वारा कुल 6 स्थितियां बनती हैं प्रतिबिंब की, और ये 6 स्थिति आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं पूरा एक शॉर्ट डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूं, जो आपको याद करने में बड़ा आसानी होगी। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण का ये हो गया ध्रुव, ये हो गया हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये हो गया हमारा मुख्य फोकस F, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र C। कुल 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों को मैं इस पर दर्शाने का प्रयास कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। पहली स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर होती है,
अनंत कहाँ हो गया, ये आपको याद होना चाहिए, ये ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र के पीछे का जो दूरी होगी पूरी वक्रता केंद्र के पीछे का पूरा हिस्सा आपका अनंत कहलाएगा। तो जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, मान लो यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है ए बी, इसका प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनता है, और ये कैसा होता है, वास्तविक होगा और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और आकार की बात की जाए तो ये बहुत छोटा होता है। पहली स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा तथा वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा होगा। दूसरी स्थिति बात करते हैं, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र, अनंत एवं वक्रता केंद्र C के बीच रखी होती है, तब इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, तब इसका प्रतिबिंब C एंड F वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। अगर इसकी बात करें तो ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा एवं वस्तु के आकार की अपेक्षा छोटा होगा। तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, जो C पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। चौथी स्थिति बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच रखी होती है, C एंड F के बीच रखी होती है, तब इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C एवं अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आकार की बात करें तो ये वस्तु के आकार से बड़ा होगा। अगली स्थिति, पांचवी स्थिति बात करते हैं, जब वस्तु फोकस पर रखी हो F पर, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार की बात करें तो बहुत बड़ा होगा। और अंतिम स्थिति, जब वस्तु F एंड P के बीच रखी होती है, ध्रुव के बीच, तब प्रतिबिंब आभासी सीधा, आभासी सीधा आकार में बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये कुल 6 स्थितियां हैं हमारी, याद करना बेहद आसान है। जब वस्तु अनंत पर रखी थी तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता था और जब वस्तु फोकस पर पहुंच गई तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखिए एक क्रम बन जाता है याद करने का, जरा ढंग से इसको देखिए। जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी थी तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता था और जब वस्तु हमारी फोकस पर आ गई तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी थी तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा था।
जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी थी तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा था, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आ गई तब उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बने लगा। तो याद रखिए इसका क्रम। हमसे पूछा जाता कि अवतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र, ये रहा हमारा फोकस और ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। तो आपको ज्ञात हो गया होगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और कैसा बनता है, वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार की अपेक्षा बड़ा होगा। तो इसका उत्तर ये रहा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी होती है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, वास्तविक होगा प्रतिबिंब और उल्टा होगा। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। इसी तरीके से आगे के जो प्रश्न आने वाले हैं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल रही हो, आपको थोड़ी सी भी इसमें सहायता मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई और क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी।